सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस। बानी PTI इमरान खान की तवक्कुआत के बरअक्स हुकूमत के खिलाफ किसी मुश्तरका और मुतफ़िक़ा लाए अमल पर इत्तफ़ाक़ राय करने में नाकाम हुई है। कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की आला क़यादत की अदम शिरकत ने इस इज्तिमा के सियासी वज़न पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अलबत्ता कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी जमातों की अक्सरियत ने तसादुम के बजाय मुज़ाकरात और पुरअमन जद्दोजहद पर जोर दिया है। यहाँ तक कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई ने मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से अपील की है कि वो आगे बढ़ें और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात का आगाज़ करें। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातें जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बानी PTI इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कबल ही मुज़ाकरात के ऑप्शन को अमली तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने वकला के जरिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हिदायत जारी की हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए। अब सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की हतमी सियासी हिकमत अमली होगी क्या पार्टी महमूद खान अचकज़ई के मुफाहमती मौक़िफ़ पर चलेगी या इमरान खान की सख्त तरीन लाइन के साथ खड़ी होगी। उधर हुकूमत ने भी महमूद अचकज़ई की मुज़ाकराती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इजहार निदामत या माजरत के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जिन अनासिर पर फौजी तनसीबात पर हमलों, शहदा की तज़हीक और फौज और आला अस्करी क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाने के इल्ज़ामात हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे में सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा। ख़ास तौर पर तोशाखाना 2 केस में सज़ा के बाद GHQ हमला केस भी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं PMLN से, शफकत अब्बास अवान साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शफकत साहब ये बताएं कि ये कॉन्फ्रेंस से PTI ने क्या हासिल किया है, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने मुज़ाकरात की बात की है और जो इमरान खान पहले ही रद्द कर चुके हैं। सो क्या अचीव किया आप लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें सियासतदान भी आए हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के, इसमें सहाफ़ी भी आए हैं, इसमें वकील भी आए हैं और हर बंदे ने एक ही आवाज़ उठाई है कि मुल्क में जमहूरियत अपनी असली सूरत में बहाल होनी चाहिए। वो तलबा यूनियन की बात हो या वो पार्लिमानी जो सियासत है उसकी बात हो, सिर्फ एक ही मुतालबा, जिसको मेन मुतालबा है कि आइन को अपनी असली सूरत में बहाल होना चाहिए। 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए जिस तरह आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है उसको अंडू होना चाहिए और मुल्क में जो जीतता है वोटों से वही असेंबली में बैठे। तो बड़ा सिंपल सा मुतालबा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसको सीरियस ले या ना ले, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हो पड़ा है कि सारे लोग आकर बैठे हैं और कम से कम इस मुल्क में 2 दिन जमहूरियत की बात तो हुई है ना। पिछले 3 से जो हम फस्तायत देख रहे हैं और जो मुल्क में जो गैर जमहूरी रवैये देख रहे हैं और मुल्क में जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, उसके बाद लोगों का इकट्ठे होना और सबका एक बात में मुत्तफिक होना कि इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल असल जमहूरियत है, कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं, कोई दूसरा तीसरा सिस्टम नहीं। और उसमें अगर आगे पेश रफ्त होगी इंशाल्लाह, ये कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और मुज़ाहमत भी होगी और जमहूरियत की बहाली और आइन की बहाली के लिए अमली इक़दाम भी उठाए जाएंगे। बट साहब, ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन की, गवर्नमेंट की इस पे क्या पोजीशन है? क्या गवर्नमेंट आपकी इसको सीरियस ले रही है? क्योंकि शफकत साहब का ख्याल है कि ये आइन और कानून की बहाली के लिए हुई है और ये एक हवा का ताज़ा झोंका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ ये टीवी प्रोग्राम से पे ही आपको सुन रहा हूँ कि जी ये 2 रोज़ा जो तवज़े पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी तो कोई मैं कहता हूँ कि इसलिए कि जहाँ ये लोग जो बैठे हुए ना, ये
ये लोग चले इमरान खान से शुरू हो जाए, आज आ रहे हैं सड़क बंद कर देंगे, ये नहीं करेंगे, चलने नहीं देंगे, असेंबली नहीं चलने देंगे। 2 साल में जब ये गैर जमहूरियत कंडे इस्तेमाल करके जब इनको कुछ नहीं मिला तो बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इनको पहले भी यही कहा था कि अब आप बंद कमरे में ही रहेंगे। इन्होंने अपने रास्ते खुद बंद कर दिए, इन्होंने गैर जमहूरी तरीके इख्तियार किए, अपनी फोर्सेस पे हमले किए, हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं माना कि इधर नहीं आना, जगह जगह दी गई हुकूमत ने कि आप इधर बैठ के एहतजाज करें, ये वो नहीं सुना। एक सूबे का वज़ीर आला कभी गन अपने हाथ में उठा के और कभी अपने वहां की जो फोर्स है वो उठा के आ जाता है, मैं जेल तोड़ने जा रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा। बात यह है कि जो कुछ कर किया ना इमरान खान ने, अगर आप गंदम बोएंगे तो आप गंदम ही काटेंगे। इतना ही मेरा जवाब है। जो कुछ किया है, आज भी मैं कहता हूँ कि ऐलान करें सुबह के मैंने ये सारा गलत काम किया, माफी मांगता हूँ कौम से कि मैंने GHQ पे हमला कराया, अपनी फोर्सेस के बारे में अपने लोगों को उकसाया। अब लोगों को जिनको सजाएं होगी वो सही सजाएं हुई। 9 मई इन्होंने कराया, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वहाँ 14 जो आर्मी के रेंजर्स के लोग शहीद हुए, ये सब लोग इन्होंने, यही वो है लोग। एक बंदा जो फैज हमीद बंद है ना जेल में, उसको सजा हुई है, ये सारे एक ही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये मनसूबेबाज थे। एक जेल में बैठे हुए इमरान, वो भी इस मनसूबे में शामिल था। और मैं कहता हूँ फैज हमीद के अलावा एक और भी जो फोर्सेस है, बाजवा उसमें था, साकिब निसार उसमें था, आसिफ सईद खोसा उसमें था, इजाजुल हसन एक जज, ये सारे थे। इन सब को एक इकट्ठे होकर ना इस तरह कॉन्फ्रेंस करके कौम से माफी मांगे कि हमने 2018 का चलता मुल्क खत्म कर दिया, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये लोग थे, ये सारे शामिल हैं। इन सब लोगों को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कौम से माफी मांगनी चाहिए कि आज हम आज हमारा मुल्क जिस हालत में है ना, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो अवान साहब, बज़ाहिर ऐसा लगता है अवान साहब कि आपकी कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। वो कह रहे हैं माफ़ी मांगे इमरान खान तो फिर भी बात हो सकती है, वरना कोई रास्ता आप लोगों के पास नहीं बचा, क्योंकि आप लोगों ने बड़े सीरियस क्राइम्स किए हैं इस मुल्क में। देखिए मेरे भाई, नासिर भट्ट की और इस जैसे बहुत सारों की ये ख्वाहिश रहेगी कि इमरान खान इनसे माफी मांगेगा। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान आसिफ जरदारी नहीं है, इमरान खान अल्ताफ हुसैन नहीं है। ये इनकी ख्वाब है और अब इनका कोई शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। ये खुद शर्मिंदा होते रहेंगे ये बात बार बार करके, इमरान खान से माफी का मुतालबा करके। देखें, हम माफी मांगते, हम जरूर माफी मांगते इनसे। अगर ये जुडिशल कमीशन बनाते एक आजाद और हमें गिल्टी करार देते तो हम जरूर माफी मांगते, लेकिन इनके अंदर का जो गिल्ट है वो इनको नहीं करने दे रहा कुछ। इनके अंदर का गिल्ट ना तो आजाद कमीशन बनाने दे रहा है और ना ही इनको कहीं इंसाफ फराम करने दे रहा है किसी को। अवान साहब ये बताएं मुझे कि अगर मुझे 9 मई के केसेस 1 मिनट में सारे बरी हो जाएं और उल्टा प्रोसिक्यूशन पे केसेस हो जाएं, इतने भूंडे और झूठे केसेस हैं। ओके, और ये मेरे जो भाई, लेकिन इससे तो बज़ाहिर ये लगता है अवान साहब बज़ाहिर ये लगता है कि ये फिर डेडलॉक बरकरार है अभी अपनी जगह पर, और आपको कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं। अगर मेरे भाई, अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान माफी इनसे मांगेगा तो ये तो इसको ना ही समझे। अच्छा, उससे आगे अगर ये बताएं कि आप महमूद अचकज़ई साहब जो हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात करते हैं, 2 रात पहले इमरान खान एहतजाज की बात करते हैं सड़कों पर, तो महमूद खान की बात कौन सुनेगा? हुकूमत के ज़राए भी बता रहे हैं कि महमूद खान की जो तजवीज़ है जब तक नहीं पूरी की जाएगी, जब तक माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि आपकी महमूद खान अचकज़ई साहब की जो ख्वाहिश है वो तो खान साहब कह रहे हैं नहीं भाई, हमने तो जो है वो एहतजाज करना है, वज़ीर आला को हिदायत कर दी है। तो ये क्या पॉलिसी है आपकी? मुज़ाकरात बेशक करें, हमारे तो बड़े सिंपल से मुज़ाकरात है कि आए मुल्क में आइन और कानून बहाल करें। ये 26वीं और 27वीं तरमीम का जो वार किया है इस आइन पे, ये खत्म करें और इस मुल्क को आगे किसी अच्छी सिमत में लेके चले। लेकिन अगर इनका इरादा नहीं है तो हमारे पास एहतजाज का रास्ता तो है और वो एहतजाज अगर किसी पाकिस्तान से इंसाफ एहतजाज ये नहीं आएगी, वो एहतजाज हम करेंगे। हमारा आईनी और जमहूरी हक है और हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। अच्छा भट्ट साहब, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के नाम पे जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आप 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम वापस ले लें, और एहतजाज हम अगर आप नहीं लेंगे तो एहतजाज तो हमारा आईनी हक है, वो हम करके रहेंगे।
और मुज़ाकरात सिर्फ इतनी बात है, बाकी वो कह रहे हैं माफ़ी आपकी ख्वाहिश रह जाएगी, हम माफ़ी मांगेंगे नहीं। देखें, मैं यही तो कहता हूँ ना कि ये इमरान खान की जिद खुद ही। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का बच्चा एक रेडियो वाले से पूछे कि GHQ पे हमला करने वाले कौन थे, GHQ पे जिन्होंने हमला किया वो किस जमात के लोग थे, उन्होंने कौन से झंडे उठाए हुए थे। वो इमरान खान का भांजा है जिसने पैंट उठाई, ट्राउजर उठाई हुई थी, वो कौन है। आप मुझे एक बात बताएं कि जो वो यास्मीन राशिद कौन है। ये लोग सारे, अगर ये मैं पहले दिन कहता था कि पहले दिन कौम से माफी मांग ले इमरान खान, किससे कौम से माफी मांगे कि मैंने अपनी कौम को वर्गलाया, मैंने उनको GHQ पे हमले के लिए उकसाया, मैंने उनको कहा ये लाहौर में भी इन्होंने ऐसे किया, कोर कमांडर के घर में भी ऐसे किया। तो आप मुझे बताएं, ये आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो KPK में एक पहला वजीर आला था जिसको इमरान खान ने कहा तुम्हारा एक ही काम है कि मुझे रिहा कराना है। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर ये कौम से माफी मांगेगा इमरान खान कि मैंने अपनी फोर्सेस पे हमले कराए, मैं गलत था, ये उनसे बात करता है जिनको खुद बुरा भला है, जिनके खिलाफ वायरस के यूट्यूबर बैठ के जो बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, ये उनको भी ऑन करता है। या आज ये कह दे, इनसे पूछे कभी इमरान ने ये ट्वीट किया है कि बाहर लोग जो बैठे हैं यूट्यूबर जो मेरे फोर्सेस के खिलाफ गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मैं ना उनको ऑन नहीं करता, ये मुल्क दुश्मन है, कभी नहीं कहेगा। ये वो जमात है। शफकत साहब, ये मुझे बताएं कि एक तरफ देखें, अपेरेंटली जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि आप लोग सारी ऑपोजिशन को गैदर करने में भी नाकाम रहे। ना जमात इस्लामी आई, ना जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप आया आपके पास, ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, ना जमात इस्लामी, ये तो बड़ी जमातें हैं ना, ये दोनों नहीं आई। आप लोग उनको अपोजिशन को मोबिलाइज नहीं कर सके, ये और डिवाइडेड अपोजिशन ज़ाहिर है हुकूमत को सूट करती है, ये एक इंप्रेशन तो क्रिएट हो गया। 2 दिन पहले शफकत साहब, आपकी पार्टी के जो रहनुमा असीर हैं, जेल में कैद हैं, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होना चाहिए, पार्लिमानी पार्टी कहती है मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट तो फिर इमरान खान की जिद है ना, कि वो कहते हैं कि नहीं, बात इनसे नहीं होगी, और आपकी सारी जमात एक तरफ हॉस्टेज बनी हुई है आपकी लीडरशिप की, कि वो नहीं चाहते तो सारी जमात का मौक़िफ़ की कोई हैसियत ही नहीं। देखें, पूरी जमात इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, जो इमरान खान साहब फैसला करते हैं वही सबका फैसला है। बाकी रह गई मौलाना फजल रहमान साहब खुद 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम पास करवाने में इनके साथ शामिल थे, वो आज हमारे साथ इस मामले में कैसे बैठेंगे। आज तो उनको अफसोस तो शायद बड़ा है कि उन्होंने जुल्म किया, फिर 27वीं भी आ गई और उनकी जरूरत नहीं थी तो 27वीं में उनको पूछा भी नहीं। बाकी रह गई जमात इस्लामी, बेशक वो बड़ी जमात है, लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामान में तो उनकी कोई सीट नहीं है, जहां तक मुझे ख्याल है, शायद मैं बोल रहा हूँ किसी सूबे में हो भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सारे जमहूर पसंद लोगों को साथ लेकर चलेगी जो इस मुल्क में आइन की बहाली चाहते हैं। पार्लिमानी पार्टी के लोग या जेल में असीर लोग हैं, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, आप लोग उनको बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे। हम क्या मुज़ाकरात से मेरे भाई इनकार कर रहे हैं? वो नहीं कह रहे जेल में बैठे हुए लोग के मुज़ाकरात करें। नहीं, किसने कहा है कि मुज़ाकरात नहीं करने? इनके पास कोई मैंडेट हो, इनके तो इतनी जरूरत नहीं है कि ये CM की मुलाकात करवा दें एक कैदी से जो 10वीं बार आ रहा है अपने लीडर से मिलने। मुज़ाकरात जरूर हम करेंगे, कहीं से ये मैंडेट भी तो लेके आए। इन्होंने हमें कहा सेनेट में कि जी आए एक कमेटी बनाते हैं, जाके सहूलियात चेक करें आप इमरान खान साहब की। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, यहीं से शुरू कर लेते हैं, चले कोई पेशरफ्त हुई। ये इनकी ऑफर थी हमें, ये राना सनाउल्लाह साहब की, और दूसरे दिन जब इन्हें पता चला कि ये तो सारा कुछ सामने आ जाएगा तो ये बात से ही मुकर गए। हम क्या मुज़ाकरात करें? हमारी पार्लिमानी पार्टी में ये बात डिस्कस हुई कि उन्होंने ऑफर की है और हमें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें उस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए। हम इस पे एग्री हो गए कि ठीक है जी, हम इस कमेटी का हिस्सा बनते हैं और चले जेल में चलते हैं और देखते हैं कि खान साहब की क्या सहूलियात है। और जो आप यहाँ पे मीडिया पे आप कहते हैं, दूसरे दिन ये मुकर गया कि जी नहीं, हम तो बना ही नहीं रहे। क्या मुज़ाकरात करें इनसे? हम इनके पास पल्ले है कुछ? इनके पास भी ये जो कैद रहनुमा है उनको ये बात नहीं पता होगी? भाई मुज़ाकरात हम कह रहे हैं कि आए मैंडेट है तो शुरू करें। मुज़ाकरात की हमारी जो शुरुआत होगी उन्होंने वही नहीं माननी। हमने यही कहना है ना कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम अंडू करके आगे चले। एक ब्रेक लेंगे, विल डिस्कस इट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। बट साहब बताएं, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत दी है चीफ मिनिस्टर को इमरान खान ने, तो फिर क्या आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है? क्या केपीके पे आपके पास सिवाय गवर्नर राज के कोई और ऑप्शन नहीं बचा, या फिर कुछ और ऑप्शन आप एक्सरसाइज करेंगे एंगेज करने के लिए? देखें, सुहेल अफरीदी को अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, मैंने बार बार एक बात कही है कि रवैया चेंज करें, बदलें। अगर इन्होंने मिलना भी है ना कैदी को, मैं तो हैरान हूँ कि ये इमरान खान एक लकी आदमी है कि ये जेल ऐसे काट रहा है जैसे किसी होटल में बैठा हुआ है। इसको आप देख लें, इसको तो देसी मुर्गे चीजें सब कुछ मिल रही हैं। हमारे टाइम पे जब हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे, घर से खाना भी इन लोगों ने बंद कर दिया था। मेरे कायद को तो अटक जेल में भी रखा गया। ये जेल की सहूलतें उन्होंने बर्दाश्त की। ये बंदा तो एंजॉय कर रहा है, इसको फिर भी ये समझ कहता है कि मुझे और भी चीजें ला के दें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं इमरान खान ने, ये तो खुद देखे ना, अब तो ये इसको सजा हो गया 190 मिलियन की। ये अपने बंदों पे एतमाद नहीं करता है, बैरिस्टर गौर पे एतमाद नहीं करता, ये असद कैसर पे एतमाद नहीं करता। इसने महमूद खान चकजई को कहा दिया कि ये मुज़ाकरात करें। मैं आपको ये भी लिख के देता हूँ कि कल उसकी भी बात नहीं मानेगा। इनसे अगर बात शुरू करें तो ये कहते हैं जी उसको जेल से निकाल के लाओ। अब भी वक्त है, मैं आज फिर कहूंगा, जब तक इमरान खान कौम से इस बात पे माफी नहीं मांगेगा कि मैंने अपनी फोर्सेस पे हमले किए, मैंने GHQ पे हमला किया, मैंने रेंजर्स जो लोग शहीद हो गए, जो मेरी कौम के लोग दूसरे शहीद हुए, सब की मैं माफी मांगता हूं। तो मुज़ाकरात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैरिस्टर गौर को चल के कहा था कि हम आपसे बात करते हैं। इनके ये बात करते ही नहीं है, ये एक ही बात करते हैं, हम इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। अच्छा बट साहब ये बताइए, बताने लगा हूं, ये बताइए KPK के अगर ये हालात रहे जिस तरह अभी ये लोग कर रहे हैं, तो फिर गवर्नर राज भी जरूर आएगा। क्योंकि हमने KPK के लोगों की, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी जानें भी बचानी है, इन लोगों से उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये एहतजाज के लिए चल के इस्लामाबाद आएंगे तो वहां पर गवर्नर राज लग जाएगा? ये अगर ये अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे, KPK पे तवज्जो नहीं देंगे और सूबे पे तवज्जो नहीं देंगे, दहशतगर्दी की जब कोई भी पॉलिसी वफाक बनाता है उसका साथ नहीं देंगे और दहशतगर्दों की हिमायत करेंगे, तो फिर वहाँ गवर्नर राज जरूर आ जाएगा। जरा ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, इसका भी बताइएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, वो कहते हैं 14 साल सज़ा ख़त्म होगी, फिर तोशाखाना की 17 साल सज़ा शुरू होगी। तो क्या कोई चांस ही नहीं है इनको बाहर निकलने देने का? फैसला हो गया हुकूमत की तरफ से और सख्ती होगी? मुझे थोड़ी चीज बात कि 190 मिलियन के केस की आपने बात की। 190 मिलियन का जो केस है वो इतना ओपन एंड शट केस है, वो केस हुकूमत ने नहीं बनाया। नहीं वो तो हमें पता है, लेकिन हमें ये बताएं कि ये जो सजा है क्या इसी तरह होगा? पहले 14 साल फिर 17 साल, 14 साल के बाद 17 साल की शुरू होगी? देखें, मैं यही कहता हूँ ना कि वो भी सजा, ये अगर ये समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ है, ये सजा इकट्ठी शुरू होनी चाहिए तो अदालत में चले जाए। ये 14 अगर फैसला तो यही है ना कि 14 साल पूरी होगी तो फिर 17 वाली शुरू होगी, शुरू हो जाएगी। अगर ये समझते हैं, नहीं तो अदालत में जाए। अदालतें जो बिल्कुल खुली है। इनको एक बात बता दें कि आपका इमरान खान जिन मुकदमात में अदालत ने उसको सजा दी है, अदालत में जाए, अपनी बेगुनाही साबित करें। तो अगर अदालत उसको आजाद करती है, छोड़ती है, तो कोई इतराज नहीं। लेकिन जो काम इमरान कर चुका है उसका फैसला अदालतों ने किया है, अदालतों ने उसकी चोरी पकड़ी है। ये जो आप फैसला हुआ है तोशाखाना 2, आप मुझे बताएं को बुशरा बीबी की इनको ऑडियो भी वो सुना दे जिसमें OPM के मुलाजिम को कह रही है तुमने क्यों वो वीडियो बनाते हो जो घर में तोहफ आते हैं, जितने तोहफ आते हैं उनको मत वीडियो बनाओ, मत कुछ करो, आज के बाद तुम यहाँ से चले जाओ। ये लोग करने के लिए। राइट शफकत, एक तो जवाब दीजिएगा भट्ट साहब की बात का भी। वो कहते हैं क्यों वीडियो बनाने का बुशरा बीबी ने मना किया कि ना बनाओ, और ये तोहफे ताइफ वाली बात होने का तोशाखाना केस 2 की। लेकिन आप लोगों की पार्टी की क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या ये 14 साल और 17 साल साथ साथ सजा चलेगी, या फिर 14 साल के बाद 17 साल की सजा होगी जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है? देखें, एक तो मेरा लीडर कहता है ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी कोशिश भी नहीं करते। वो तारड़ साहब मेरे ख्याल में अपने साथ वकील भी लिखते हैं, शायद उन्होंने लॉ भी किया हुआ है, मुझे कोई बता रहा था, जो वजीर इतलात है। और मेरे भाई, जब भी बंदे को 10 केसेस में भी सजा हो जाए तो वो इकट्ठी चलती है, एक की बात दूसरी नहीं चलती। चले वो किसी से पूछ लें, अगर खुद उन्हें नहीं पता तो उस बात को छोड़ें।
मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये तोशा खाना में से गाड़ियां ले जाना अलाउड ही नहीं है, और ये शरीफ चोर खानदान जो है ये वहां से गाड़ियां भी लेके गए हैं, और ये 20% था मेरे लीडर के आने से पहले कि अगर आपने कोई तोहफा वहां से लेना है, घर लेके जाना है, तो 20% जमा करवाना है, और मेरे लीडर ने इसको 50% किया है, और उसके बाद जो तोशा खाना से चीज ली है वो 50% पे करके ली है। और ये इनकी जरा एक लिस्ट देखें कि क्या क्या ये तोशा खाना से उड़ा के ले गए हैं, गाड़ियों से लेकर घड़ियों तक और ज्वेलरी से लेकर बेडशीट तक इन्होंने नहीं छोड़ी, और 20% था सिर्फ जो चीजें अलाउड नहीं थी, आप ले ही नहीं सकते थे, ये वो भी ले गए, ये मर्सिडीज ले गए, ये पता नहीं क्या क्या चीजें तोशा खाना से ले गए। और जिस बंदे ने आइन और कानून के मुताबिक और उसको भी 20 से 50% करके वो चीजें ली है, उसको सजाएं करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस तारड़ साहब के लिए ये अर्ज है कि कोई इस बंदे को सजा हो जाए, बेशक 50 केसेस में भी, तो वो इकट्ठी चलती है। ओके, थैंक यू सो मच। छोटी बात कर लूं, छोटी सी एक बात जी भट्ट साहब। ये इनको पता है, ये कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक तोशा खाने से चीजें ली हैं, घड़ी जाके इस्लामाबाद के जाली बंदे से रसीद बनाई, दुबई में जिस बंदे को बेचने गए उसने कहा कि यार ये घड़ी तो वो है जो सऊदी गवर्नमेंट ने दी है, वही है। उसने अपने सोर्सेज से चेक किया, उसने कहा वही घड़ी है, ये जाके चोरी की घड़ी जाके वहाँ बेच आए। तोशा खाना से कुछ चीज टाइप मिलते हैं तो वो अपने घर के यूज के लिए तो ठीक है, जितने % उसकी वो तोशा खाना में कानून ने जमा कराए, आप तो बाहर बेचते रहे हो यार चीजें, आप तो मानत में खयानत करते रहे हो। आपको घड़ी अगर रखनी थी तो घर के लिए रखते कि जाके दुबई बेचती है, और जो हीरे के जवाहरात की चीजें अंगूठियां उठा के वहां जाके बेचते थे, ये आपने जुर्म किया, ये अमानत में खयानत किया है। आपको किसने कहा था दुबई से इस्लामाबाद से जाली रसीद बना के तो दुबई में जाके घड़ी बेचो? वो घड़ी खरीदने वाला टीवी पे आया कि जी ये घड़ी है काई है, तो ये कहते हैं ये इमरान खान वाली घड़ी है, तो जो सऊदिया वालों ने दिया है। जब उसे चेक किया तो अपने सोर्स से तो वो वही घड़ी थी। ये लोग ये नौसरबाजी करते रहे हैं, ये अमानत में खयानत करते हैं, इसका जवाब है इनके पास। राइट, थैंक यू सो मच। नासिर भट्ट साहब, शफकत अब्बास अवान साहब मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कहीं से कोई ऐसे हालात थे कि हुकूमत और अपोजिशन का कोई डायलॉग होगा, और बज़ाहिर PTI की जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक यही नज़र आता है कि सख्ती और बढ़ेगी अगर एहतजाज वायलेंट हुआ तो, और एहतजाज की भी स्पेस कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत के स्टांस से पता चलता है कि वो इस कॉन्फ्रेंस को भी सीरियस नहीं ले रहे, और आने वाले दिन जो है वो और डिफ़िकल्ट और टफ होंगे फॉर PTI। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इशूज़ डिस्कस करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदीया ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है, और कुछ ओवरऑल सिचुएशन डिस्कस करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान को किस निगाह से देखता है, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। विल डिस्कस इट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन अवार्ड किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा है। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया है। उधर दूसरी तरफ वाशिंगटन में बरसों से जारी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी भी बज़ाहिर ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और इसके तब्दीली के मरकज़ में अब पाकिस्तान है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक 2025 के आगाज तक पाकिस्तान को अमेरिका में एक नाकाबिले एतमाद, सिफारती तौर पर तनहा और स्ट्रेटेजिक लिहाज से महदूद मुल्क समझा जा रहा था। पाकिस्तान पर तालिबान के साथ कुर्बत, कमजोर मईशत और मुबहम सिक्योरिटी पॉलिसियों के इल्जामात आयद किए गए, और वाशिंगटन में यह तासुर आम था कि इस्लामाबाद अमेरिका के लिए कोई खास स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं रखता। लेकिन चंद ही महीनों में यह तासुर ड्रामाई अंदाज में बदल गया। खास तौर पर मई 2025 की मुख्तसर मगर शदीद पाक भारत जंग ने खित्ते की स्ट्रेटेजिक तस्वीर बदल कर रख दी। इस जंग में पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी, नज़्मो ज़ब्त और स्ट्रेटेजिक सलाहियतें न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि वाशिंगटन को भी हैरान कर दिया। वो पाकिस्तान जिसे एक कमज़ोर रियासत समझा जा रहा था, अचानक दोबारा एक संजीदा इलाकाई ताकत के तौर पर सामने आया। इसी मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार फैसला कुन साबित हुआ। जंगबंदी में सालिसी पर भारत की सर्द मोहरी और पाकिस्तान की खुली पजीराई ने ट्रंप के नुक्ता नज़र को मजीद वाज़ेह कर दिया। वॉशिंगटन टाइम्स लिखता है कि ट्रंप, जो खुद को जंगे ख़त्म करने वाला सदर कहते हैं, भारत के रवैये से नाखुश जबकि पाकिस्तान के ताउन से इम्प्रेस दिखाई दिए। यही वो लम्हा था जहाँ से अमरीकी पॉलिसी में प्रैक्टिकल शिफ्ट शुरू हुआ। पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट बन गया।
इस नई शराकतदारी की अलामत पाकिस्तान के फौजी सरबरा सैयद आसिम मुनीर बने, जिन्हें पहली बार किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ के तौर पर व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अंदर फील्ड मार्शल और ट्रंप के दरमियान गैर मामूली कुर्बत को एक नई स्ट्रेटेजिक केमिस्ट्री करार दिया जा रहा है। नतीजा यह है कि आज 2026 के आगाज़ पर पाकिस्तान वॉशिंगटन के लिए सिर्फ एक इत्तेहादी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक असेट बनता जा रहा है। इस अहम इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताएंगे, जो वॉशिंगटन टाइम्स की स्टोरी आई है उसके मुताबिक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का खात्मा हो चुका है। आपके ख्याल में ये टेम्परेरी है या फिर वाकई जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, ये इस पॉलिसी, ये जो प्रो इंडिया पॉलिसी या जिसको हम कहते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को मिल रहा था, ये 2005 से ऑनवर्ड शुरू हुआ जब अमेरिका इंडिया की सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और 2005 से लेके 2025 तक अमेरिका ने इंडिया को रिव्यू किया और उन्होंने देखा कि हमने इनके साथ जो ताल्लुकात रखने हैं वो फ्यूचर में चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक के हवाले से, और जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और मिलिट्री हार्डवेयर जो इंडिया ने बाय किया उस एंगल से देखा जा रहा था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने का जो फोकस है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर है। उनका फोकस जो है इन चीज़ों पर है कि इंडिया जो है वो अपना फ़ायदा तो देखता है लेकिन एज एन एलाय के तौर पे इमर्ज नहीं कर रहा, जिस तरह यूरोप अमेरिका का एलाय है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने महसूस किया कि हमें ट्रंप इंडिया को ऐसे डील करना चाहिए जिस तरह हम एक एडवर्सरी चाइना को डील किया। यही वजह है कि आज भी उनके ऊपर 50% टैरिफ भी मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपनी कुर्बतदारी जो है वो बढ़ा रहा है, और इंडिया ये समझता है कि मैं यूरोप और अमेरिका से पीछे हट सकता हूँ, मेरी बड़ी मार्केट है, ये मेरे बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि इंडिया ने हमसे फ़ायदा ज़्यादा लिए हैं लेकिन हमारा एलाय नहीं इमर्ज हुआ। और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म, अभी जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई उसमें आपने देखा कि इंडिया के हवाले से रिजर्वेशंस थी, और वो रिजर्वेशन ये थी कि हमें इनके साथ काम करना चाहिए, ये बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इनको चाहिए कि वो क्वाड का एक सिक्योरिटी कंपोनेंट बने और हमारे साथ ये मिल के काम करें। लेकिन इंडियंस जो हैं वो किसी किस्म की अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप या अलायंस में नहीं आना चाहते। मैं समझता हूँ इसकी वजह से हालात चेंज हुए। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पहला खिताब कांग्रेस में किया आज से कुछ महीने पहले, तो थैंक यू पाकिस्तान कहा ट्रंप साहब ने, और उस वक्त जो इस्लामिक स्टेट का एक बंदा पकड़ा गया। और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली अमेरिकन मिलिट्री के स्पेशल जो सेंटकॉम चीफ थे, फॉर्मर सेंटकॉम चीफ माइकल कुरेला ने भी कहा कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके अलावा माइक रूबियो ने भी ये कहा। और उसके बाद आपने देखा कि खास तौर पे अमेरिका का व्यू साउथ एशिया के हवाले से तब बदला जब उन्होंने देखा कि हम तो कितने सालों से इंडिया को आर्म कर रहे हैं, इसको वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन ये चाइना का मुकाबला तो दूर, ये तो पाकिस्तान के आगे भी खड़ा नहीं हो सकता। तो उसको देखते हुए और फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत लीडरशिप है, और साथ ही अमेरिकन ने ये स्नब कर दिया इंडिया को कि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर अमेरिका ने इंडिया को ये वार्न किया है कि वो BLA को दहशतगर्द जमात करार दे रहे हैं, और मजीद पाकिस्तान के अंदर वो किसी किस्म की दहशतगर्दी जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए नहीं होनी चाहिए। और अबव ऑल खास तौर पे अब क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक राइज देखना चाहते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर में, क्रिप्टो में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हमारा जो काम हो रहा है, इस पे अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, और हम इंडिया और पाकिस्तान को आइदर और के चक्कर में नहीं देखेंगे कि अगर हम इंडिया के करीब है तो पाकिस्तान से दूर हो जाएं। हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे इंडियंस जो हैं वो समझते थे कि ये इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात तभी मजबूत रहेंगे जब तक पाकिस्तान को इस ब्रैकेट से बाहर रखा जाए। लेकिन अमेरिकन की तरफ से बड़ी क्लियर वार्निंग है कि ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज को रोका जाए, ना पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्द जमातें हैं इनकी सपोर्ट की जाए। और ख़ास तौर पे ये जो इंडिया का नैरेटिव था कि हर रोज़ जनाब कह देना जी कश्मीर के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है और इस तरह की चीज़ें, और ये सो कॉल्ड नैरेटिव बोलते रहते थे, ये रिसेंटली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सारी मिल के इंडिया को स्नब भी किया। और अभी जो रिसेंटली UN की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा गया कि इंडिया ने एग्रेशन शो किया पाकिस्तान के खिलाफ, और
पाकिस्तान के पास हक था कि वो अपना रिस्पॉन्ड करे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मजबूत मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जो कि एक मजबूत एडवोकेट के तौर पे इमर्ज हुए हैं और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि पाकिस्तान किस तरह एक रेलिवेंट प्लेयर है साउथ एशिया में, पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है वो मिडिल ईस्ट में किस तरह करके है, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन जो लेंस है जो कि पिछले 20 साल से चेंज था वो अब पाकिस्तान की फेवर में है, सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से। हमने बहुत अच्छे से जंग में परफॉर्म किया, पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर मिडिल ईस्ट में इमर्ज हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ अप्रोच बदली। और आप सिक्योरिटी लेंस की, मिलिट्री लेंस की बात करें, ये जब साउथ एशिया में जो पावर का बैलेंस है तो आपके ख्याल में अब वो इंडिया के बजाय पाकिस्तान के जरिए देखना चाहता है? देखिए, अमेरिकन ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मिलिट्री पावर है जो मजबूत कैपेबिलिटी रखता है, उसके पास हर तरह का असला भी है, लीडरशिप भी मजबूत है और वो समझते हैं कि हमारा जो इमीडिएट थ्रेट है वो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट बड़ा ग्रुप है, अलकायदा बड़े ग्रुप हैं, उसमें वो समझते हैं पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन हमारा कॉन्टिन्यूसली जारी रहना चाहिए और वो इसी लेंस में वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे भी फोकस कर रहे हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए कमजोर किया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए BLA को दहशतगर्द जमात करार दिया गया। आपने बिल्कुल ठीक बात, BLA को भी उन्होंने दहशतगर्द, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट थी क्योंकि जिस रिलेशनशिप का मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, बहुत सर्द मोहरी का शिकार थे और एक कोल्ड शोल्डर रहा अमेरिका की तरफ से काफ़ी अरसे पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान हैज़ डन अ लॉट इन दिस रीजन अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन अब ये जो बात की है वॉशिंगटन पोस्ट ने कि वॉशिंगटन टाइम्स ने ये जो बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो रिलेशनशिप है इसको एक्स्ट्रॉर्डनरी करार दिया है। क्या अमरीकी खारजा पॉलिसी में पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? देखिए, ये तो अगर देखा जाए अमेरिकी सदर के लेंस से देखा जाए तो वो तो जारी बात है पर्सनालिटीज़ को अहमियत देते हैं, वो अपने पर्सनल ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो पोजीशन है और जो लीडरशिप है उससे वो मुतासर हुए हैं और बार बार वो कहते हैं कि अगर इजिप्ट में भी जब हो रहा था सारा जो पीस प्रोसेस के वाले हो रहा था तो उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। उससे पहले जब 2 मुलाकातें हुई हैं, लंच हुआ है, फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी फील्ड मार्शल के साथ जब थे, तो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि मजबूत लीडरशिप होनी चाहिए, क्लियर हेडेड लीडरशिप होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए जिसके विजन एंड गोल्स के अंदर क्लैरिटी हो। एंड देन अबव ऑल पाकिस्तान ने लीडरशिप शो किया जब 8 मुल्कों के साथ मिलके हमने जो है वो एक विजन दिखाया कि मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरह का फ्यूचर होना चाहिए, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है उसके हवाले से करके और साउथ एशिया के हवाले से उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान क्लियर हेडेड है, हमारा पार्टनर है, शुरू से पार्टनर रहा है और हमें इनके साथ मजीद काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये वो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हमें इंसेंटिव्स मिले हैं, ये पहले इंसेंटिव्स हमें नहीं थे। हम अपना केस ही एडवोकेट वासी साहब नहीं कर पा रहे थे, हमने 90,000 से ज्यादा जाने दी हैं, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी का। हम इस खित्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी लेने के लिए इकोनॉमिक जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पार्टनरशिप है हमारा बड़ा किरदार है। हमें आज भी एक नॉन नेटो एलाई के तौर पे देखा जाता है और हमें एक पार्टनर के तौर पे देखा जाता है, लेकिन हमने अपने ताल्लुकात खुद ही पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे पिछला पॉलिटिकल रजीम था उस दौर में खराब हो गए। मैं समझता हूँ कि वो ताल्लुकात अब दोबारा बेहतर हैं और हम एक मजबूत रिलेशन अमेरिका के साथ एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए हैं और अब वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर भी जा रहा है जो कि हमारी आवाम के लिए और हमारे लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। अब इकोनॉमिक प्लान जो पाकिस्तान का, उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। अब सिर्फ मामला पावर के बैलेंस का या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का नहीं रहा, लेकिन अमेरिका जो है पाकिस्तान को इससे ज़्यादा देख रहा है बिकॉज अमेरिका का ये ख्याल है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान ने जिस तरह अगेंस्ट टेररिज्म काम किया है वो अमेरिका के लिए जो है वो इस खत्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकनॉमिक बेनिफिट क्या होगा ये आने वाले दिनों में जो है वो पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप लव एंड हेट का बहुत पुराना है और अब अमेरिका इकनॉमिकली पाकिस्तान में क्या वैल्यू ऐड करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम विल टेल दिस। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।